Hello, once again, continuing with chapter number 2 के MCQs of Business Economics. चैप्टर 2 है रिगार्डिंग डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई और मॉड्यूल के पीछे के सारे MCQs अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में आई टोल्ड यू द बेसिक डिफरेंसेस। डिमांड मतलब पूरे डिमांड कर्व को बुलाता है। डिमांड अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज डिमांड की जाएंगी, वो पूरा कर्व ही डिमांड होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड किया जाता है वो क्वांटिटी डिमांडेड है। तुम्हारे मॉड्यूल और स्कैनर में जब भी डिमांड और क्वांटिटी डिमांड की डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चार ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन होती है। और सेम थिंग अप्लाइज विद सप्लाई ऑल्सो। सप्लाई का डेफिनेशन पूछते हैं लेकिन ऑप्शन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है वो क्वांटिटी सप्लाइड का डेफिनेशन होता है। ओके, तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। तुमसे पूछा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी demanded at a certain price during a particular period of time. Unfortunately, it's an objective exam, तो जो चार ऑप्शन तुमको मिलते हैं उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर पे तुमको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। ध्यान है, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कम क्यों हो रही होगी? क्योंकि प्राइस बढ़ गई होगी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ गई है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve for a commodity. What is that one thing? बेटा जब डिमांड कर्व बनाते हैं तो बेसिकली दो ही चीजें चेंज हो रही है, वन इज प्राइस, अनदर वन इज क्वांटिटी। ओके, तो इनमें से कौन सी चीज चेंज हो रही है? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट ही मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देके रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। बेटा सब्स्टिट्यूट ध्यान है जो एक दूसरे के बदले में यूज किए जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो साथ में यूज किए जाते हैं। टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देके रखा है, in the case of straight line demand curves meeting two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be। बेटा ये ज्योमेट्रिक मेथड का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ध्यान है, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी निकाली जाती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इनफाइनाइट होती है, बॉटम मोस्ट पे 0 और मिड पॉइंट पे 1। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज 1। Question number 6, the law of demand, assuming other things to remain the same, that is remain constant, establishes relation between। Law of demand किसके बीच में relation establish करता है? Price or quantity demanded, all other things remaining constant। Correct option would be option B, price of the good and quantity demanded। Question number 7 है, identify the factor which generally keeps the price elasticity of demand low। किसी भी गुड का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है, इसका मतलब है डिमांड वुड बी इन इलास्टिक। 9 फैक्टर्स पढ़े थे अपन ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना है ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से तुम्हारा डिमांड इन इलास्टिक होगा। वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ दैट गुड या प्रोडक्ट, अगर बहुत सारे यूजेस है तो फिर डिफरेंट यूजेस है, अगर कमोडिटी के इलास्टिक डिमांड होगी। वेरी लो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बहुत ही कम प्राइस है किसी कमोडिटी की, तो बेटा इन इलास्टिक डिमांड होगी, यही सही ऑप्शन है। क्योंकि बहुत कम प्राइस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंज्यूमर को प्राइस चेंज की वजह से। ओके, अगर कोई गुड बहुत ही सस्ता है तो उसके प्राइस चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8 देके रखा है, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड demanded is smaller than the percentage fall in its price। क्या बोल रहे हैं हम? Percentage increase in quantity demanded is smaller than percentage fall in price। मतलब percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price। दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, ये तो हमको पहले से ही पता है। प्राइस में बड़ा चेंज है तो ऐसी सिचुएशन में लेस देन 1 इलास्टिसिटी होगी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा है देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो बेटा आंसर होगा लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इंफीरियर गुड्स के केस की इनकम इलास्टिसिटी, इफ यू कैन रिकॉल, बेटा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज नेगेटिव। ओके, ये पांचवा ग्राफ था हमारे इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ग्राफ्स का। क्वेश्चन नंबर 10 देके रखा है, द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक। किसी गुड का डिमांड इन इलास्टिक है, इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड टू। बेटा अगर डिमांड इन इलास्टिक है, ध्यान है
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। अगर इनइलास्टिक डिमांड होती है तो फिर ऐसी सिचुएशन में इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन टोटल खर्चा। आप इतनी जल्दी अपनी डिमांड चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे अपने को देख रखा है इंक्रीज इन प्राइस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, टोटल खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, if regardless of changes in the price the quantity demanded of good remains unchanged। कितना ही प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही है, देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी। बेटा डिमांड बिल्कुल ही चेंज नहीं होती तो ऐसे डिमांड को बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है तो ग्राफ बनेगा वर्टिकल इन शेप, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला टू। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोका कोला के डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा। पेप्सी और कोक, यू शुड नो दीज आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। प्राइस बढ़ी पेप्सी की तो ऐसी सिचुएशन में कोका कोला की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई अगर कोका कोला की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये दोनों गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, सब डिटर्मिनेंट्स है किसको छोड़ के। टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो हमने पढ़ा ही है। क्वांटिटी सप्लाइड इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सभी डिटर्मिनेंट है। क्वांटिटी सप्लाई डिटर्मिनेंट नहीं होता जो डिमांड को डिसाइड कर रहा है, इट्स नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। क्वेश्चन नंबर 14, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सॉफ्ट ड्रिंक्स के रिस्पेक्ट में अगर मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व पे तो उसे कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। बेटा इंक्रीज इन डिमांड इफ यू कैन रिकॉल, इसमें तो शिफ्टिंग होता है, मूवमेंट नहीं होता, ओके। डिक्रीज इन डिमांड में भी शिफ्टिंग होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। बेटा इसी में मूवमेंट होता है, बाकी इंक्रीज डिक्रीज या चेंज इन डिमांड ये सारे में शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, if the price of Pepsi decreases relative to price of Coke and 7 Up, the demand for पेप्सी का प्राइस कम हो गया है इन कंपैरिजन टू कोक एंड 7 अप, राइट। तो बेटा ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, पेप्सी का प्राइस अगर गिर जाता है तो पेप्सी का डिमांड बेसिकली बढ़ जाएगा। अपने को कोक एंड 7 अप के रिस्पेक्ट में बताना है, पेप्सी का प्राइस बढ़ा है तो कोक एंड 7 अप का डिमांड गिर जाएगा, ठीक है। कोक एंड 7 अप का डिमांड क्या होगा, इट विल डिक्रीज, क्योंकि लोग पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। सब्स्टिट्यूट से दैट्स व्हाई पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, if a good is luxury the income elasticity of demand will be। लग्जरी गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इट विल बी ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 होगा। नेसेसिटी के केस में लेस देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22%। हॉट डॉग का प्राइस बढ़ गया है बाय 22%। क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग्स डिमांडेड, hot dog की quantity demanded falls by 25%. This indicates that demand for hot dogs is। बेटा डिमांड में 25% का चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ 22%। तो इसका सही आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तुम्हारा आंसर, एंड दैट इज व्हाई द डिमांड विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। Question number 18, if the quantity demanded of mutton increases by, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है ऑफ मटन बाय 5%, ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस बाय 20%, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मटन एंड चिकन इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ चिकन, quantity demanded of good X divided by percentage change in quantity demanded of price of good Y. 5 divided by 20 gives us 1 by 4, that is 0.25। और बेटा दोनों में क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, बेसिकली दोनों गुड सब्स्टिट्यूट है, एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है, दैट इज व्हाई आंसर वुड बी पॉजिटिव। आंसर विल बी ऑप्शन बी 0.25। नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव होता है इन केसेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन द फॉलोइंग 4 possibilities, which one results in an increase in total consumer expenditure?
इनमें से किसकी वजह से टोटल खर्चा बढ़ेगा? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन लग रहा है। डिमांड अगर यूनिटरी इलास्टिक है और प्राइस गिर जाती है, बेटा अपने को बताना टोटल एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा। अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, प्राइस कितनी ही ऊपर नीचे हो जाए, क्वांटिटी सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक है। अगर डिमांड इलास्टिक है तो ध्यान है उल्टा रिलेशन होता है प्राइस और टोटल खर्चे के बीच में, और प्राइस बढ़ जाती है। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन सेकंड वाले केस में। डिमांड इज इनइलास्टिक, डिमांड इनइलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक डिमांड होती है तो प्राइस और टोटल खर्चे के बीच में पॉजिटिव रिलेशन चल रहा होता है। डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस फॉल, प्राइस अगर गिर जाती है तो टोटल खर्चा भी गिर जाएगा क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है। एंड ऑप्शन डी, डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। डिमांड इनइलास्टिक है, अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस के बढ़ने पे टोटल खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो प्राइस बढ़ी, टोटल खर्चा बढ़ गया। अपने को वही बताना था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें टोटल खर्चा बढ़ेगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट? इनमें से कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में सही है? ऑफ सप्लाई, प्राइस elasticity of supply is a measure of how much the quantity supplied of a good responds to a change in price of that good. Absolutely correct. कितना quantity supplied में change है with respect to change in price? तो ये तो सही है। ऑप्शन बी देके रखा है, price elasticity of supply is compared to the percentage change in quantity supplied divided by computed as the percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. ये भी बिल्कुल सही है। percentage change in QT upon QS upon percentage change in price, that's the formula. और सी देकर रखा है, price elasticity of supply in long run would be different from that of short run. Absolutely correct यार, long run और short run की price elasticity change हो सकती है। And that is why the correct option is all of the above, option D. एक बात अच्छे से समझना, जब भी करेक्ट इनकरेक्ट वाले आते हैं और कोई ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर दो ऑप्शंस के बारे में यू आर श्योरली 100% श्योर कि हाँ यार दो ऑप्शन तो सही दिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तीसरा सही होगा एंड यू शुड गो फॉर ऑल ऑफ द अबव इन दैट केस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए देके रखा है, व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन leads to a fall in the quantity demanded of its substitutes. अगर गुड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं तो एक गुड की प्राइस अगर गिर जाती है तो उसकी वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, अ फॉल इन प्राइस ऑफ one, other things remaining equal, will cause the demand for other to rise. Absolutely correct. Price of related good और मतलब complementary good and R good का demand, इसके बीच में उल्टा रिलेशन है। तो अगर fall in price होगा तो quantity demanded दूसरे good का बढ़ जाएगा। ये भी सही है। सी देके रखा है, as the income of the consumer increases, the demand for the commodity increases. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी ऑलवेज एंड वाइस वर्सा। बेटा ये ऑलवेज शब्द ने गलती कर दी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होगा। इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डी भी देख लेते हैं। मैंने कमोडिटी बिकम्स फेवरेबल, सॉरी, when a commodity becomes fashionable, people prefer to buy it and therefore its demand increases. Correct. Taste and preference उसके फेवर में चला जाता है, इसलिए उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन ही इनकरेक्ट था। दैट इज व्हाई दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देख रखा है, सपोज द प्राइस ऑफ मूवीज seen at a theater rises from 120 rupees per person to 200 rupees per person. The theater manager observes that the rise in price causes um, attendance at a given movie to fall from 300 persons to 200 persons. मतलब यार कितने लोग उस मूवी को देख पा रहे हैं वो अब गिर चुका है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? आपको आर्क मेथड यूज करना है, याद है ना आर्क मेथड? आर्क मेथड इज चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो बेटा चेंज अपन निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस है न्यू माइनस ओल्ड, 80 का चेंज आ रहा है, और चेंज इन क्वांटिटी है 200 माइनस 300, दैट इज माइनस 100। Okay, applying the formula, EP is equal to minus change in Q minus 100 upon change in P 80 into P1 plus P2 120 plus 200 320
अपॉन Q1 प्लस Q2 दैट इज 500, 300 प्लस 200, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 100 100 कैंसिल, दिस इज 1 जा, दिस इज 4 जा, 4 by 5 gives us 0.8. The correct option would be 0.8 using ARC method. Option B सही है. Question number 23. Suppose a department store has a sale on its silverware. If the price of the uh, place plate setting is reduced from 300 to 200, प्राइस कम कर दी गई है 300 से 200, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम, क्वांटिटी डिमांडेड 3000 से बढ़ गई है टू 5000. तो वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, वी नीड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आर्क इलास्टिसिटी को यूज करके निकालना है. तो बेटा सबसे पहले फिर से चेंज निकालो. चेंज इन प्राइस कितना है, 200 माइनस 300 माइनस 100. चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 5000 माइनस 3000 दैट इज प्लस 2000. नाउ वील अप्लाई द फॉर्मूला. चेंज इन क्यू, पहले तो माइनस साइन है फॉर्मूला में. चेंज इन क्यू है 2000 का, अपॉन चेंज इन पी है माइनस 100 का, इंटू P1 प्लस P2 300 प्लस 200 500, अपॉन Q1 प्लस Q2 5000 प्लस 3000 दैट इज 8000. माइनस गेट्स कैंसल, 1 जा, दिस इज 4 जा, दिस इज 1 जा. 5 by 4 gives us 1.25. The correct option is 1.25. Option C. Question number 24 पे आ जाते हैं. When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, it means क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई चली जाती है तो उसका क्या मतलब है, गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड देयरफॉर हैव टू बी यूज्ड टुगेदर. नहीं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती. जनरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक चली जाती है. The goods are perfect substitutes and can be used with ease in place of one another. Okay. There is a high degree of substitutability between the goods. एक बात अच्छे से समझना, आपने को ये नहीं बोला है कि इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है. आपने को ये बोला है कि बहुत ज्यादा हाई है. अगर इनफाइनाइट होती तो आंसर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता. लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है किसी पर्टिकुलर, मतलब दिस अ गुड क्वेश्चन. अगर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आ रही है क्रॉस इलास्टिसिटी की, वो गुड्स बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के. दे आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, दे आर नॉट रिमोट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द टू गुड्स. करेक्ट ऑप्शन इनमें सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं. इफ द लोकल पिज्जेरिया raises the price of a medium pizza from 60 to 100 rupees and quantity demanded falls from 700 pizza to 100 pizza, देन अपने को प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है अगेन यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी. बेटा सबसे पहले चेंज निकालना है. चेंज है 40 का, 100 माइनस 60, और यहाँ पे इट्स माइनस 600, राइट. चेंज इन क्यू इज माइनस 600, 100 माइनस 700. अब फॉर्मूला लगाते हैं. ईपी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू, माइनस साइन तो है ही फॉर्मूला में, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी into P1 plus P2 160 upon Q1 plus Q2 that is 800. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले तो. देन जीरो गेट्स कैंसल्ड, one more zero gets cancelled. 16 ones are 16 fives are 80. Then this is 2s are, this is 3s are. That gives us 3 by 10. Answer would be point. No, it's not the correct one. Let's do the calculation again. Have I written something wrong? 100. Change in Q तो माइनस 600 है, अपॉन चेंज इन P 40 है, इंटू P1 प्लस P2 160 अपॉन Q1 प्लस Q2 that is 800. This is 1s are, this is 5s are. Okay, 0 and 0 gets cancelled. Okay, I didn't consider that 1 0. Then 5 1s are, 12s are, 4 1s are, 3s are. Correct answer is 3. Correct option is option D. Question number 26. If the elasticity of demand is inelastic, demand है, तो elasticity changes
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर बढ़ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू ऑकर? बेटा, अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ भी जाएं तो भी हम अपनी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, ना ना ना, डिमांड इज इन इलास्टिक तो डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज आएगा। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। ऑप्शन बी ही सही है। ऑप्शन सी है क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इन शॉर्ट रन बट फॉल इन लॉन्ग रन। बेटा एक बात अच्छे से समझना, हम जनरली लॉन्ग रन के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉन्ग रन में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो दैट इज वाई ये दोनों लॉन्ग रन वाले ऑप्शन यूं भी रिजेक्ट हो जाते हैं। अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 26 शुड बी मार्क्ड। लॉन्ग रन वाले ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है, ये ध्यान रखना। हम कमेंट नहीं कर सकते इतने लंबे टाइम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, सपोज द डिमांड फॉर मील्स इन अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड बोली हुई है, मतलब डिमांड में ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग raising the price, it can expect a relatively larger fall in quantity demanded, right? क्योंकि इलास्टिक डिमांड है तो larger fall in quantity demanded। प्राइस बढ़ाओगे तो ज्यादा प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एक बात अच्छे से समझना, मैंने तुम्हें वैसे ये क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले भी, लेकिन पॉइंट इलास्टिसिटी स्मॉल चेंजेस मेजर करता है ओनली अप टू 1%। ठीक है, तो अपने को छोटे चेंज पे फोकस करना है। पॉइंट इलास्टिसिटी उसी के लिए बेस्ट सूटेड होता है। ऑप्शन ए देके रखा है, द बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ बुक्स। बेटा डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक्स में डबल अगर चेंज आ रहा है यानी कि 100% चेंज है। अपन तो बहुत छोटे चेंजेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ऑप्शन बी है, रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव dishes by 50%. But a 50% का change not done by point elasticity accurately. Option C पे आ जाते हैं। An auto producer is interested in determining the response of consumers या customers to the price of cars being lowered by ₹100। बेटा अगर मैं सस्ती से सस्ती कार भी मान लूं तो 1 लाख रुपए की होगी। 1 लाख रुपए अगर मैं प्राइस मानती हूँ तो फिर ऐसी सिचुएशन में चेंज इन प्राइस 100 का है, 1 लाख रुपए ओरिजिनल प्राइस है, परसेंटेज चेंज कितना आ गया? 0.1%। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, राइट? एंड दैट इज वाई इस पे आप पॉइंट इलास्टिसिटी लगा सकते हो। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। आई टोल्ड यू वी हैव टू आइडेंटिफाई ओनली स्मॉल चेंजेस। Question number 29. In fact, this is a very good question. Huh? Question number 28 should be marked, should be seen before your exam. Question number 29. A decrease in price will result in a decrease in total revenue if प्राइस कम होने पे टोटल रेवेन्यू यानी बेटे टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तुम्हारा खर्चा सामने वाले का रेवेन्यू हो गया ना, तो बेसिकली तुम्हारा प्राइस कम होने पे टोटल खर्चा कब कम हो जाता है? जब डिमांड कैसी होती है? इन जनरल द डिमांड इज इन इलास्टिक, तब ऐसा होता है। तो इन इलास्टिक डिमांड यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन इलास्टिक डिमांड के केस में आपका टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है, टोटल खर्चा कम हो जाता है प्राइस कम होने पे। पॉजिटिव रिलेशन तभी चलता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। प्राइस बढ़ने पर टोटल खर्चा कब बढ़ जाएगा? टोटल खर्चा तब बढ़ेगा फिर से जब डिमांड होगी इन इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज अगेन ऑप्शन ए। बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस, राइट? I that's what I thought. But sorry. In this particular question, you are given a decrease in price will result in an increase in total revenue. उल्टा रिलेशन देके रखा है। प्राइस के कम होने पर टोटल रेवेन्यू, टोटल खर्चा बढ़ जाता है। उल्टा रिलेशन है यानी कि आपका डिमांड इलास्टिक होगा। इलास्टिक डिमांड है मतलब कैसा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और 30 वाले क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्यादा इलास्टिक कब होगी डिमांड? अपने को तो फैक्टर आइडेंटिफाई करना है।
इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, छोटा सा पोर्शन है कंज्यूमर के इनकम का, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस चेंज की वजह से, इसकी वजह से उसका डिमांड इलास्टिक होगा। अपने को तो बताना है किस वजह से इलास्टिक होगा डिमांड। तो बी वाला ऑप्शन देखते हैं। द गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी में इलास्टिक डिमांड होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक, ज्यादा इन इलास्टिक कब होगी? ओके, द गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो बेटा डिमांड इलास्टिक होगी। अपने को तो इन इलास्टिक वाला निकालना है। गुड इज अ लग्जरी, लग्जरी गुड है तो भी इलास्टिक डिमांड होगी। सी द गुड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, आपकी इनकम का छोटा सा हिस्सा है, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड कैसी होगी? इन इलास्टिक, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस चेंज होने पर। क्वेश्चन नंबर 33, सपोज अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम ₹30,000 टू ₹36,000। इनकम चेंज हो रही है 30,000 से 36,000 हो गई है। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर इंक्रीजेस द परचेज ऑफ सीडीज, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया है फ्रॉम 25 टू 30। व्हाट इज द कंज्यूमर्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सीडीज? आर्क इलास्टिसिटी यूज करना है, तो सबसे पहले चेंज निकालते हैं आप। चेंज कितना है? 36,000 माइनस 30,000, 6,000 का चेंज आया है इनकम में, और 30 माइनस 25, 5 का चेंज आया है, दोनों में पॉजिटिव चेंज है। तो फॉर्मूला लगाते हैं आर्क का। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ई आई इज इक्वल टू चेंज इन क्यू, मतलब 5, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, मतलब 6,000, इनटू Y1 प्लस Y2, मतलब 66,000, 30,000 प्लस 36,000, डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, दैट इज 55। This is 5 ones, this is 11s, triple three cancel, triple zero cancel, 11 ones, this is 6। आंसर 1 आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कैंसल आउट करने पे। क्वेश्चन नंबर 34, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन टीयू मैक्सिमम कब होता है? जब एमयू हो जाता है 0। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एमयू जब 0 होता है टीयू मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, which one is not an assumption of theory of demand based on analysis of indifference curve? indifference curve का कौन सा assumption नहीं है? गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, करेक्ट यार, आपका स्केल ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए, आप क्या प्रेफर करते हो ओवर अनदर गुड। ऑप्शन बी है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, ये तो इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन है ही। सी है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ना, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट की इंडिफरेंस कर्व बात नहीं करता है, एंड दैट इज वाई सी ऑप्शन गलत ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन है। दिस इज नॉट एन assumption ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, हम यूटिलिटी का बात नहीं करते हैं इंडिफरेंस कर्व में। क्वेश्चन नंबर 36, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, राइट, since more of one commodity and less of another results in indifference curve डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है टूवर्ड्स राइट? क्योंकि एक कमोडिटी की बढ़ाने की वजह से आपको दूसरे को कम करना पड़ता है, बिकॉज यू विश टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इसलिए आप एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। सपोज दैट वर्कर्स इन अ स्टील प्लांट मैनेज टू फोर्स a significant increase in their wages package. How would the new wage contract be likely to affect the market supply of steel, other things remaining constant? बेटा अगर वेजेस बढ़ गई हैं तो तुम समझो प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ चुकी है, और अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ चुकी है तो क्वांटिटी सप्लाइड धीरे धीरे कम हो जाएगा, और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रहा है ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, तो सप्लाई कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, एन इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। अपने को इनकरेक्ट बताना है, सॉरी नॉट द करेक्ट वन, इनकरेक्ट बताना है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इंडिफरेंस कर्व, ये तो सही है। कन्वेक्सिटी ऑफ कर्व implies that the slope of curve diminishes as one moves from left to right। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, कन्वेक्सिटी का मतलब ही ये है कि एमआरएस कम होते जा रहा है। सी है इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स टू अ कंज्यूमर इज पॉजिटिव। इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, ये गलत है। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी, इफ यू कैन रिकॉल, इज नेगेटिव।
राइट, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी वाला ही है। डी देख लेते हैं। द टोटल इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड इट्स प्राइस इफेक्ट। ये भी सही है यार, प्राइस इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो ये आंसर भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट केवल ऑप्शन सी था एंड दैट इज व्हाई 38 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ stamps collected by a little boy gives him greater and greater satisfaction. This is a clear case of, बेटा जैसे जैसे आप अपनी हॉबी वाली चीजें करते जाते हो तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता, इनफैक्ट बढ़ जाता है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्लियर कट एक्सेप्शनल केस है। इट्स एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question number 40. What will happen in the rice market if the buyers are expecting higher uh, rice prices in the near future? राइस मार्केट में क्या होगा अगर बायर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा राइस प्राइसेस इन नियर फ्यूचर? अगर फ्यूचर में ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो करंट में डिमांड बढ़ जाएगी और करंट में डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। यही सही है, डिमांड बढ़ जाएगी एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट, और डिमांड कर्व इसलिए राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, इन केस ऑफ गिफन गुड, याद है गिफन गुड ऐसे गुड्स जिनका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्वांटिटी सॉरी इनकम के साथ उल्टा रिलेशन होता है। डिमांड कर्व विल यूजुअली बिल, डिमांड कर्व कैसा होगा? क्योंकि प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है तो डिमांड कर्व वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 42, बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन, कंज्यूमर सरप्लस से इकोनॉमिस्ट का क्या मतलब है? द एरिया इनसाइड द बजट लाइन अबव द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ना, कंज्यूमर सरप्लस का वो मतलब नहीं होता है। ठीक है, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट दैट द पर्सन इज द एरिया बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। नहीं, ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं है इस चैप्टर में, राइट? रेवेन्यू, AR, MR, ये तो हमने देखा ही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या? बेटा बजट लाइन और प्राइस, ये है ना ऑर्डिनल अप्रोच है, और कंज्यूमर सरप्लस ना कार्डिनल का पार्ट है, तो अपने को उस एंगल से सोचना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड and its market price, ये ही बिल्कुल सही है। What a consumer is ready to pay minus what he actually pays, right? Difference between market price and the supply curve, D भी गलत है। Correct option is option C. Question number 43, which of the following is a property of an indifference curve? पहला है, it is convex to the origin due to diminishing marginal rate of substitution, ये तो बिल्कुल सही है, diminishing MRS की वजह से convex होता है IC। B है, the marginal rate of substitution is constant as you move along an indifference curve. बेटा पहली ही प्रॉपर्टी सही है, MRS कांस्टेंट नहीं होता, और सी है मार्जिनल यूटिलिटी, और डी टोटल यूटिलिटी का पॉइंट है। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व पे अप्लाई नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन गुड दे आर रेफरिंग टू, जब आप किसी पर्टिकुलर गुड की यूटिलिटी की बात कर रहे होते हो तो बेसिकली आप क्या बात कर रहे हो? द डिमांड फॉर द गुड, the usefulness of the good in consumption, the expected satisfaction derived from consuming the good, and the rate at which consumers are willing to exchange the good for another. But when I speak of utility of a good, they are referring to the expected satisfaction that you will derive from consuming that good. Okay? Correct option is option C. कितना satisfaction का आपको expectation है? Okay. क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। A vertical supply curve parallel to y-axis implies, vertical supply curve मतलब quantity बिल्कुल भी change नहीं हो रही है, and that is why ES का value होगा 0. Question number 46. For a normal good with a downward sloping demand curve, normal good के केस में जिसका downward sloping demand curve होता है, price elasticity of demand is negative ना, ये तो inferior goods में होता है। B, price elasticity of demand is positive, ये तो सही है। The income elasticity of demand is negative.
इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं होगी, इनकम इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव ही होगी। पहला ऑप्शन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, ये तो गलत है। ऑप्शन बी देके रखा है प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है और इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है ना। प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन डी पे आ जाते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव है उस गुड की और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय। इंक्रीज इन सप्लाई कैसे अचीव होगा? इंक्रीज इन सप्लाई समझ रहे हो? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बोला, आपने को बोला है इंक्रीज इन सप्लाई कैसे अचीव होगा। तो प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स कवर होंगे। अगर मैं बोल रही हूँ इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो यस इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन सप्लाई, इट्स गोइंग टू इंक्रीज सप्लाई। Next is fall in the price of other goods which can be produced using the same inputs. सेम इनपुट को यूज करके अगर कोई गुड बनाया जा सकता है तो उसकी प्राइस अगर कम हो जाती है तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर कम हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे गुड का सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस गिर जाती है, यानी कि कॉस्ट कम हो रही है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स अगर गिर रही है तो कॉस्ट कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो भी सप्लाई बढ़ेगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स। degree of responsiveness of supply of a good to changes, किस चीज में change? With a change in its price. Correct option would be option B. Direct definition है ये तो। Question number 45, 49. A horizontal supply curve parallel to quantity excess implies that elasticity of supply would be infinite. Correct option would be option B. Direct question. Question number 50. Contraction of supply is the result of। Contraction of supply क्यों होता है? क्योंकि सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रहा है, मतलब इट इज बिकॉज ऑफ fall in the price, all other factors remaining constant. The decrease in the price of our good concerned. Correct option is option B. Question number 51 पे आ जाते हैं। Conspicuous goods are also known as। Conspicuous goods का क्या दूसरा नाम है? प्रेस्टीज गुड्स भी बोलते हैं, स्नॉब गुड्स भी बोलते हैं, वेबलन गुड्स भी बोलते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52 है, द क्वांटिटी परचेज्ड remains constant irrespective of the change in income। कितना ही इनकम चेंज होता है, क्वांटिटी परचेज चेंज नहीं होता, मतलब क्वांटिटी इनइलास्टिक है, बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आंसर वुड बी 0 और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है? 0 एंड दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, वर्टिकल बनेगा इसका डिमांड कर्व भी। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाते हैं। एज इनकम इंक्रीजेस द कंज्यूमर विल गो फॉर सुपीरियर गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल। इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। बेटा इंफीरियर गुड्स की कैसी इलास्टिसिटी होगी? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बेटा ये बहुत अच्छा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या बोलूं, मतलब इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन लेकिन ये रिपीटेडली एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन इनकम इंक्रीजेस द मनी स्पेंट ऑन नेसेसिटीज ऑफ life may not increase in the same proportion. This means जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे मनी स्पेंट ऑन द नेसेसिटीज of life may not increase in the same proportion. This means क्या? Income elasticity of demand is 0, income elasticity of demand is 1, income elasticity of demand is greater than 1, now income elasticity of demand is less than 1. बेटा नेसेसिटीज के केस में इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। जिस स्पीड से तुम्हारी इनकम बढ़ती है उस स्पीड से नेसेसिटीज का डिमांड नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? डिमांड तो बढ़ता है लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ पाता, तो डेफिनेटली चेंज इन इनकम इज ग्रेटर in comparison to change in demand and that is why demand is inelastic.
Question number 55. The luxury goods like jewelry and fancy articles will have generally our luxury goods की high income elasticity होती है, तो correct option would be option B, high income elasticity of demand. क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं. अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस इज नोन एज. जो एक बार से ज्यादा कंज्यूम नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड. आंसर वुड बी ऑप्शन बी, नॉन ड्यूरेबल बोला जाता है. वन टाइम यूज के गुड को नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं. अपने सारी ईटेबल्स, वेजिटेबल, फ्रूट सब नॉन ड्यूरेबल है. क्वेश्चन नंबर 57. रिलेटिव प्राइस, नाम से क्लियर हो रहा है यार. रिलेटिव प्राइस मतलब एक प्राइस को हम दूसरों से कंपेयर करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 58. अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर इज. क्या बताता है बजट लाइन के नीचे कोई पॉइंट? रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट द होल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम. ना, कंज्यूमर की पूरी इनकम के बराबर नहीं है बेटा. बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट है तो जितना बजट लाइन पे खर्चा हो रहा है उससे कम खर्चा हो रहा है उस पॉइंट पे. रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर्स इनकम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच इज अनअटेनेबल. अनअटेनेबल तो बेटा बजट लाइन के बाहर होता है. और डी है रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच कॉस्ट मोर देन द कंज्यूमर्स इनकम. नहीं, not more than the consumer's income. Correct option is option B. Question number 59. Demand is the desire of a commodity for a commodity given its price and those of related commodities. Na. Option B. The entire relationship between quantity demanded and price of a गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. बेटा मैंने तुमको अब भी बताया था स्टार्टिंग में कि पूरा डिमांड कर्व जो होता है, पूरा डिमांड शेड्यूल जो होता है, वो ही बेसिकली क्या होता है? वो ही बेसिकली होता है आपका डिमांड. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 60. सपोज सपोज पोटैटोज हैव -0.4 का इनकम इलास्टिसिटी. वी कैन से फ्रॉम द गिवन डेटा दैट. क्या बोल सकते हैं हम? -4.4 का इनकम इलास्टिसिटी है. नेगेटिव है मतलब पोटैटोज कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं? इंफीरियर गुड्स में जा रहे हैं. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तभी होता है. आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं. प्राइस ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेस एंड पीपल बाय टोमेटो प्यूरी. अगर टोमेटो का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग टोमेटो प्यूरी पे शिफ्ट हो जाते हैं. शिफ्ट हो रहे हैं लोग. यू इन्फर दैट. क्या टोमेटो प्यूरी एंड टोमेटोज आर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट? अगर टोमेटो की प्राइस बढ़ने पे लोग दूसरे कमोडिटी पे शिफ्ट हो रहे हैं तो बेटा टोमेटो एंड टोमेटो प्यूरी आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 62. चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स. ये तो क्लियर कर दिया है इन लोगों ने. इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर फिश विल. बेटा ये दोनों सब्स्टिट्यूट है. चिकन का प्राइस बढ़ गया है तो ऐसी सिचुएशन में क्वांटिटी डिमांडेड फिश का क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि लोग चिकन की जगह फिश पे शिफ्ट हो जाएंगे. will increase or decrease but the demand curve for chicken will not change. नहीं, will increase आना चाहिए. Will increase and the demand curve for fish will shift rightwards. करेक्ट. बेटा फिश का डिमांड बढ़ जाएगा तो फिश का डिमांड बढ़ने पे डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 63. Potato chips and popcorn are substitutes. ये दोनों substitutes. A rise in the price of potato chips will dash the demand for popcorn and the quantity demanded of popcorn sold will. बेटा पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट देके रखे हैं. अब अगर प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, से फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड फॉर पॉपकॉर्न and the quantity of popcorn sold will also increase. प्राइस अगर बढ़ेगी पोटैटो चिप्स की will increase the demand for popcorn and the quantity of popcorn sold will. बेटा पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न सब्स्टिट्यूट्स दिए हुए हैं. प्राइस किसकी बढ़ गई? पोटैटो चिप्स की बढ़ी है. प्राइस अगर बढ़ जाती है पोटैटो चिप्स की and the demand for popcorn
द डिमांड फॉर पॉपकॉर्न एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड, ये भी बढ़ ही जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड, ये दोनों भी बढ़ी जाएगी। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, इंक्रीज एंड इंक्रीज, राइट। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाती है चिप्स की, तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न का डिमांड अगर बढ़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में पॉपकॉर्न सोल्ड भी बढ़ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 64, इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस, ऑरेंज जूस का प्राइस बढ़ जाता है, द डिमांड फॉर द एप्पल जूस विल, ऑरेंज जूस का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस आर सब्स्टिट्यूट सॉर्ट ऑफ, तो एप्पल जूस का प्राइस, सॉरी डिमांड विल इंक्रीज because they are substitutes. Correct option would be option A. Question number 65. An increase in demand for computers, other things remaining constant. अगर डिमांड बढ़ जाती है कंप्यूटर्स की, ये डिमांड कर्व है, डिमांड बढ़ गई है कंप्यूटर्स की, ठीक है, ये सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। डिमांड बढ़ गई कंप्यूटर की तो नया डिमांड कर्व D1 पे आ रहा है, हमारा नया इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया है। एज यू कैन सी प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, डिक्रीज इन प्राइस, मतलब बी तो रिजेक्ट ही हो गया है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स, और डी है इंक्रीज इन द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट। इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, क्योंकि प्राइस भी बढ़ गई है और क्वांटिटी भी बढ़ गई है। ये क्वेश्चन आइडियली यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये मार्केट से रिलेटेड ज्यादा है, चैप्टर 4 से। मतलब क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी whose price has fallen increases, it is due to, टोटल डिमांड बढ़ गई है प्राइस गिरने की वजह से, तो बेटा ये होता है ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, विथ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस गिर जाती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाएगी, रियल इनकम बढ़ जाएगी, राइट। रियल इनकम मतलब क्या, परचेजिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड the quantity demanded also increases, प्राइस बढ़ गई है डायमंड की तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इट इज कैसा गुड है ये, इट इज अ कॉन्स्पिक्यूअस गुड, बेटा ये एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट है ये। क्वेश्चन 69, एन एग्जांपल ऑफ गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज, पॉजिटिव रिलेशन प्राइस और डिमांड के बीच में, बेटा ये है गिवन गुड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन ए सही है। Question number 17, economics, when demand for a commodity increases with a fall in its price, it is known as, फॉल हो गई प्राइस, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इसे बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट इज एक्चुअली बॉट, नहीं, एक्चुअली बॉट नहीं होता है क्वांटिटी सप्लाइड, राइट, that the producers wish they could sell at a higher price, nahi, option C, producers plan to sell during a given time period at a given price, ye sahi hai, producers are willing to buy, people are willing to buy na, correct option is option C beta, quantity supplied पूछा हुआ है, quantity supplied मतलब the quantity that a producer is able and willing to offer for sale, जितना वो बेचना चाहता है, producers plan to sell during a given time period at a given price, correct option is option C। supply is, supply क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन इसमें भी बेटा ऑप्शन डी है, willingness to produce a good with the technology, no, 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 this doesn't look correct. Option C looks correct. Entire relationship between quantity supplied and price of goods. जैसे मैंने डिमांड में बोला था ना, डिमांड मतलब पूरा डिमांड कर्व, वैसे ही सप्लाई का है, सप्लाई मतलब पूरा सप्लाई कर्व, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, पूरा रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। क्वेश्चन 73 पे आ जाते हैं। इन अ बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट, बेटा आपने को एक्सेप्ट वाली सिचुएशन बतानी है,
एक बुक मार्केट है जिसमें सप्लाई ऑफ बुक कम हो जाएगा अगर इनमें से कुछ भी होगा, एक्सेप्ट कौन सी सिचुएशन की वजह से सप्लाई ऑफ बुक्स डिक्रीज नहीं होगा। याद रखना ये डिक्रीज है, ठीक है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स, ये तो सही है यार, जितना नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स कम तो सप्लाई कम हो जाएगा। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, बेटा दिस लुक्स करेक्ट। सप्लाई ऑफ बुक्स डिक्रीज बोला है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बुक्स डिक्रीज नहीं बोला है इन्होंने। तो बेटा अगर प्राइस गिरती है ना बुक की तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाता है, सप्लाई कम नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बुक, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाली है किसी पर्टिकुलर बुक की तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई क्या हो जाएगा, आज की तारीख का सप्लाई आज की तारीख में कम हो जाएगा क्योंकि लोग फ्यूचर में बेचना चाह रहे हैं। और डी, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर यूज्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गई है तो ऐसी सिचुएशन में भी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। और सप्लाई तीनों ही केसेस में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी जो है उसमें क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 पे आता है, इफ प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस बाय 10%, प्राइस बढ़ गई है 10% से एंड सप्लाई इंक्रीज बाय 25%, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वुड बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आंसर वुड बी 2.5। करेक्ट इज ऑप्शन ए 2.5 बेटा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, आंसर पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 75, एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक्स विल इंक्रीज दी, नंबर ऑफ सेलर्स अगर बढ़ जाते हैं बाइक के तो ऐसी सिचुएशन में इंक्रीज दी, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा तो बेटा सप्लाई बढ़ जाएगा और विल इंक्रीज दी सप्लाई ऑफ बाइक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, इफ दी सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर इन डिक्रीजेस, सप्लाई अगर कम हो जाता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल, बेटा अगर सप्लाई कम हो गया है तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी। और इक्विलिब्रियम अगेन यू नीड टू मेक अ ग्राफ, बेटा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओपी ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी। तुमको बोल रहे हैं सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये शिफ्ट हो जाता है हमारा नया इक्विलिब्रियम E1 पे अचीव हो रहा है, इस इक्विलिब्रियम पे यू कैन सी बेटा प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है और क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है, तो प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैमरास अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी सारी चीजें अगर सेम है और देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैमरास, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, E is the point of equilibrium, OP original price, OQ original quantity, a decrease in demand for cameras, मतलब मैं डिमांड कर्व को पीछे की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, ये मेरा नया इक्विलिब्रियम है, इसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी तो बेटा प्राइस भी पहले से कम हो गई और क्वांटिटी भी पहले से कम हो चुकी है, राइट। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैमरास बॉट नहीं, डिक्रीज इन प्राइस बट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैमरास बॉट नहीं, ये भी गलत है। डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कैमरास डिमांडेड, डिक्रीज हो गया है इन द क्वांटिटी ऑफ कैमरास डिमांडेड, सी लुक्स करेक्ट। डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैमरास बॉट, ठीक है। तो बेटा इसका सही आंसर तुम्हारा मॉड्यूल जो दे रहा है दैट इज ऑप्शन सी, राइट। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ कैमरास बॉट, ठीक है, ये क्यों सही नहीं है बेटा, बेसिकली दे आर पुटिंग हियर अ डिफरेंस, यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है तीनों जगह पे वो बॉट है और इधर जो यूज हो रहा है वो है क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दैट इज वाई जहाँ पे डिमांडेड शब्द यूज हुआ है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है इन दिस क्वेश्चन, एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट्स वाई गोस क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, which of the following statements about inferior goods is या are false, inferior goods के बारे में कौन सा गलत है। Inferior goods are those
that we will never buy no matter how cheap they are. ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये तो गलत ही स्टेटमेंट है. Inferior goods are those that we buy more if we become poorer. Absolutely correct यार, जब इनकम कम हो जाती है तब आप inferior goods ज्यादा खरीदते हो. थर्ड स्टेटमेंट है inferior goods are those that we buy more if we become richer. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट और थर्ड. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाते हैं. कंफर्ट्स लाई बिटवीन लग्जरी एंड नेसेसिटी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 80. इफ इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैसा होता है बेटा? इन वेरी शॉर्ट पीरियड, अगेन इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4. शॉर्ट पीरियड में आप थोड़ा सप्लाई चेंज कर सकते हो, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पे आपका सप्लाई फिक्स होता है, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इट कैन नॉट बी चेंज. करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन 81. when supply curve moves to the left, it means supply curve अगर लेफ्ट की तरफ चला जाता है तो less quantity supplied at given price. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी एट अ गिवन प्राइस. क्वेश्चन नंबर 82 देके रखा है. व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टुवर्ड्स राइट. इसका क्या मतलब है? सप्लाई कर्व राइट की तरफ जा रहा है, मतलब सप्लाई बढ़ गया है एट पर्टिकुलर प्राइस. द सप्लाई इंक्रीजेस एंड मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 83. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वांटिटी सप्लाइड कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, यही होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 84. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय dividing the percentage change in quantity supplied of a good by percentage change in price. Correct option is option C. क्वेश्चन नंबर 85 है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो मींस ईएस अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब है डिमांड सॉरी सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है. इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. ऑप्शन ए सही है. क्वेश्चन नंबर 86. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन व्हेन. ग्रेटर देन वन होता है इसका ये मतलब है सप्लाई में बड़ा चेंज है और प्राइस में कम चेंज है. प्रपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रपोर्शन चेंज इन प्राइस. एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं. इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज. क्वांटिटी सप्लाइड में उतना ही चेंज आ रहा है जितना चेंज आ रहा है प्राइस में, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा वन के बराबर. दोनों में बराबरी का चेंज है तो इलास्टिसिटी होती है वन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 88. द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4. प्राइस कम हो गई है, 6 से 4 हो गई है एंड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है फ्रॉम 10 to 15 यूनिट्स. अपने को बताना है कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. तो सबसे पहले अपन चेंज निकाल देते हैं. चेंज है 4 - 6 दैट इज -2 एंड यहाँ पे चेंज है 15 - 10 दैट इज 5. तो कैलकुलेशन अगर करें आई विल गो विथ परसेंटेज मेथड राइट नाउ. तो ईपी का वैल्यू हो जाएगा माइनस चेंज इन क्यू 5 अपॉन चेंज इन पी -2 इंटू ओरिजिनल प्राइस 6 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 10. माइनस और माइनस कैंसिल हो गया है. 2 1 का, it's 3 जा, it's 5 जा, it's 2 जा. 3/2 gives us 1.5. Correct option would be option A. 1.5. ठीक है बेटा, तुम्हारा मॉड्यूल पॉजिटिव वाले साइन को ही कंसिडर कर रहा है. तो इट्स माय सजेशन ऑल्सो कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आंसर देके रखा है. अब यहाँ पे भी जैसे यू आर आस्क्ड विद प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड का ही कोएफिशिएंट पूछा है ना. अब तुमको माइनस साइन के साथ भी देके रखा है और प्लस साइन के साथ भी देके रखा है, बट योर मॉड्यूल इज प्रेफरिंग प्लस साइन वाला कोएफिशिएंट तुम्हारे आंसर्स में इन कंपैरिजन टू माइनस साइन वाला. तो अगर एग्जाम में भी दोनों पूछे जाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में तुम भी प्लस साइन वाले कोएफिशिएंट के साथ जाओगे रादर देन माइनस साइन वाला. क्वेश्चन नंबर 89. द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज -100 + 10p. इलास्टिसिटी निकालनी है यूजिंग पॉइंट मेथड. अगर प्राइस देके रखी है 15, बेटा ओरिजिनल प्राइस है 15, तो अपन ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लेते हैं. क्यू का मतलब है क्वांटिटी और पी का मतलब है यहाँ पे प्राइस. तो -100 + 10 × 15, तो अपने को ओरिजिनल क्वांटिटी मिल गई है 50. ठीक है. अब सुनो, ये डिफरेंशिएशन से होगा. तो व्हेन आई डिफरेंशिएट
इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, राइट, dq बाय dp हो रहा है अभी है। तो यहाँ पे स्लोप कितनी आ गई 10, p का वैल्यू 1 हो गया है, राइट। स्लोप का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला में वैल्यूज रखूं मैं, ep इज इक्वल टू चेंज इन q अपॉन चेंज इन p इंटू p अपॉन में q। चेंज इन q अपॉन चेंज इन p तो अपने को इक्वेशन से डायरेक्टली मिल गया, स्लोप आ गई है 10 इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी p बाय q। ओरिजिनल प्राइस है 15 और ओरिजिनल क्वांटिटी है 50, तो दैट गिव्स अस आंसर एज 3। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Question number 19, 90. The given figure shows, the figure below shows the budget constraint of a consumer with an income of 900. कितनी इनकम कंज्यूमर की? 900 की इनकम है, that he spends on two commodities, namely आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स। ठीक है, ये अपने को देके रखा है यहाँ पे, यू कैन सी यहाँ पे आइसक्रीम है, 45 यूनिट्स आइसक्रीम की खरीद सकता है वो मैक्सिमम, और चॉकलेट से कितनी यूनिट्स खरीद सकता है मैक्सिमम 90 यूनिट्स। बेटा एक बात अच्छे से समझना, ये जो दिया हुआ है ये प्राइस नहीं है, ये क्वांटिटी देके रखते हैं, बजट लाइन में हम क्वांटिटी लिखते हैं, अपने को बताना है प्राइस ऑफ दीज टू कमोडिटीज। तो बेटा मैक्सिमम तुम आइसक्रीम कितनी खरीद सकते हो, प्राइस ऑफ एक्स अपने को निकालना है, तुम एट द मोस्ट 45 यूनिट्स खरीद सकते हो और तुम्हारे पास 900 रुपए हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स, आइसक्रीम की प्राइस अगर मैं निकालूं, क्वांटिटी तुमको देके रखी है 45 इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल खर्चा, तो प्राइस इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 45, दैट गिव्स यू 20 रुपीज। आइसक्रीम का प्राइस आ गया है 20 रुपए, और इसी तरह मैं चॉकलेट का निकाल देती हूँ, प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 900, तो मैक्सिमम 90 चॉकलेट्स खरीद सकते हो, 90 इज द क्वांटिटी, प्राइस निकालनी है अपने को इज इक्वल टू 900, पी वाई इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 90, तो करेक्ट आंसर वुड बी 10 रुपीज। 20 एंड 10 इज द आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं। नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, अर्जुन ऑलवेज स्पेंड्स a total of exactly 100 per week on coffee. The statement implies, बेटा प्राइस कितनी ही चेंज हो जाए, टोटल खर्चा चेंज नहीं हो रहा है, टोटल खर्चा अगर चेंज नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइस कितनी ऊपर नीचे हो जाए, खर्चा चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहेगी ऑफ कॉफी। अर्जुन इज वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफी एंड देयरफॉर डिमांड उसका इनइलास्टिक है। अर्जुन हैज इलास्टिक डिमांड, अर्जुन डिमांड फॉर कॉफी इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक। बेटा अर्जुन डिमांड फॉर कॉफी इज यूनिट इलास्टिक, खर्चा चेंज नहीं होने देता वो, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, अ फर्म learns that the own price elasticity of a product is it manufactures is 3.5, elasticity है 3.5 की। What would be the correct action for the firm to take if it wishes to increase total revenue? बेटा रिवर्स क्वेश्चन है, अगर इलास्टिक डिमांड है और कोई फर्म टोटल रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे जाओ, अगर इलास्टिक डिमांड है और फर्म टोटल रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, टोटल रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, तो बेटा प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच में उल्टा रिलेशन होता है जब इलास्टिक डिमांड होती है, तो प्राइस उसको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, लोअर इट्स प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक। आंसर 1 से बड़ा है, इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड और टोटल रेवेन्यू अगर आपको बढ़ाना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्राइस घटानी पड़ेगी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाते हैं। एट हायर प्राइस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड्स, नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू। बेटा ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है वेबलन इफेक्ट, ज्यादा प्राइस वाले गुड्स आप खरीदना चाहते हो टू शो इट एज अ स्टेटस सिंबल। क्वेश्चन नंबर 94, if the price of air conditioner increases from 30,000 to 30,100, sorry 30,010, and the resultant change in demand is negligible, we use the measure of dash to measure elasticity. बेटा ये परसेंटेज चेंज देख रहे हो तुम, 30,000 से 30,000 10 रुपए अगर प्राइस बढ़ी है, ये 1% से कम का चेंज है, और अगर 1% से कम का चेंज है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, हमको यूज करना चाहिए पॉइंट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी इज सूटेबल फॉर चेंजेस बिलो 1%, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए।
Question number 95. Given the following four possibilities, which one will result in an increase in total expenditure of the consumer? किसकी वजह से टोटल खर्चा बढ़ेगा? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे आ जाओ। डिमांड अगर यूनिट इलास्टिक है तो बेटा टोटल खर्चा कभी नहीं बढ़ता है। ऑप्शन बी देखो, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। अगर प्राइस बढ़ेगी और डिमांड इलास्टिक है तो टोटल खर्चा कम हो जाएगा बढ़ने की जगह। सी है, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। डिमांड इन इलास्टिक है और प्राइस गिर चुकी है। अगर प्राइस गिरेगी तो टोटल खर्चा कम हो जाएगा। अ, अगर डिमांड इन इलास्टिक होती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है राइट दोनों के बीच में। और डी है, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। प्राइस बढ़ी और तो टोटल खर्चा भी बढ़ जाता है जब डिमांड इन इलास्टिक होती है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का केस सही है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है इन इलास्टिक डिमांड के केस में। करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट बिकॉज ऑफ। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? अगर बेटर टेक्नोलॉजी, इंप्रूव टेक्नोलॉजी तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ने की वजह से तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड नहीं होएगा। कॉस्ट बढ़ गई है। इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, टैक्स बढ़ गया है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बेटा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंप्रूव टेक्नोलॉजी। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? ए देकर रखा है, व्हेन द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। प्राइस जब गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, नहीं गलत, बढ़ जाती है इनफैक्ट। बी, सीजनल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। सीजनल चेंजेस की वजह से सप्लाई अफेक्ट होता है डेफिनेटली। बी भी गलत है। सी, टैक्स एंड सब्सिडीज डू नॉट हैव द इन्फ्लुएंस ऑन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ये भी गलत है, टैक्स एंड सब्सिडी की वजह से भी अफेक्ट होता है सप्लाई। एंड डी है, विथ लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, जितना कॉस्ट कम होगा आप ज्यादा सप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन है डी। Question number 98. If the demand is more than supply, then the pressure on price will be. बेटा डिमांड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ेंगी। इट विल बी मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99. द सप्लाई कर्व फॉर हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड। बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कर्व हाईली पेरिशेबल कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी जो जल्दी खराब हो जाती है, उसका सप्लाई कर्व कैसा होगा? उसका सप्लाई कर्व होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। बेटा ध्यान ये रखना है, ये वेरी शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं जहां पे आप सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं कर पाते हो, और पेरिशेबल कमोडिटीज का सप्लाई भी आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाते हो। बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट रन, दैट इज वाई द सप्लाई वुड बी परफेक्टली इन इलास्टिक, दैट इज ऑप्शन डी। सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 101, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई एंड होल व्हीट, ओके, rye bread and whole wheat bread is expected to be क्रॉस इलास्टिसिटी। बेटा ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इन दोनों के बीच का क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 102, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं एंड दैट इज वाई इनके बीच का क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडी, ये दोनों तो अनरिलेटेड गुड है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, दैट इज वाई क्रॉस इलास्टिसिटी वुड बी जीरो। Which of the following statement is correct? With the help of statistical tools, the demand can be uh, forecasted with perfect accuracy. परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आप डिमांड कभी फोरकास्ट नहीं कर सकते, ये तो गलत स्टेटमेंट है। The more the number of substitutes of a commodity, the more elastic is the demand. Absolutely correct. जितने ज्यादा substitutes होंगे उतना ज्यादा elasticity बढ़ती जाती है डिमांड की। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यही सही स्टेटमेंट है। सी, डिमांड फॉर बटर इज परफेक्टली इलास्टिक, नहीं, बटर का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। एंड डी, गोल्ड ज्वेलरी विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, नहीं, ये कोई इंफीरियर गुड नहीं है जिसका इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव हो, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question 105. Suppose the income elasticity of education in private school in India is 3.6. What does this indicate? बेटा इनकम इलास्टिसिटी 3.6 है मतलब इट्स अ लग्जरी थिंग राइट। आपका इनकम इलास्टिसिटी 1 से बड़ा आ रहा है तो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज हाईली वांटेड बाय रिच। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज अ नेसेसिटी। नेसेसिटी होता है तो इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से कम आ रहा होता। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज लग्जरी, yes, it's now a luxury. And D, we should have more private schools. बेटा अगर इनकम इलास्टिसिटी 1 से बड़ा आ रहा है इसका ये मतलब है कि आप लग्जरी गुड की बात कर रहे हो, दैट इज व्हाई विल गो विद ऑप्शन सी। क्वेश्चन 106,
if the organizers of an upcoming cricket match decide to increase the ticket price in order to raise its revenues, what they have learned from the past experience is, बेटा अगर प्राइस बढ़े और वो टोटल रेवेन्यू बढ़ाने का टारगेट कर रहे हैं, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में उनको क्या पता लग गया है, प्राइस और टोटल खर्चे के बीच का रिलेशन, अगर एक का रेवेन्यू है दूसरे का खर्चा है, प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच पॉजिटिव रिलेशन तभी हो सकता है जब आपका इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो। यू शुड हैव इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या पता कर लिया है, द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज इन टिकट सोल्ड। नहीं, इसका तो ये मतलब है कि दोनों के बीच में वन इलास्टिसिटी है, दोनों में बराबर का चेंज आ रहा है। अपने को इन इलास्टिक चाहिए डिमांड, इसका ये मतलब है डिमांड में कम चेंज और प्राइस में बड़ा चेंज आना चाहिए। The percentage increase in ticket rates will always be greater than percentage decrease in tickets sold. Absolutely correct. ये inelastic demand बताता है। C देखते हैं, the percentage increase in ticket rates will be less than the percentage decrease in tickets sold. नहीं, A and C दोनों ही गलत है। Correct option is option B. Inelastic demand B वाला option ही suggest कर रहा है। Question 107. Um, Data on production of vegetables for the past 2 years showed that despite stable prices, there is a substantial decline in the output of cabbage. Cabbage का output बहुत ज़्यादा कम हो गया है, leading to a lower supply in the market. जिसकी वजह से supply कम हो गया है. Which of the following can possibly be the reason? वेजिटेबल मार्केट में कैबेज का सप्लाई कम हो चुका है, प्राइसेस चेंज नहीं हो उसके बावजूद भी। इसका कारण क्या हो सकता है? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर विच इज इक्वली प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर्स। कॉलीफ्लावर की प्राइस बढ़ेगी तो कैबेज का आउटपुट कम होने का कोई सेंस नहीं बनता है। बी, अनाउंसमेंट ऑफ अ सब्सिडी बाय गवर्नमेंट ऑन वेजिटेबल प्रोडक्शन। सब्सिडी अगर अनाउंस हो गई है तो इसकी वजह से आउटपुट और बढ़ेगा, राइट? तो ये तो गलत है। सी, more farmers producing cabbage and increasing competition among them. ज्यादा फार्मर्स अगर कैबेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आउटपुट तो बढ़ना चाहिए ना, ओके। एंड सी, अ सब्सटैंशियल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैप्सिकम। कैप्सिकम का प्राइस काफी कम हो चुका है। अब कैप्सिकम का प्राइस अगर कम हो जाता है तो लोग कैप्सिकम सप्लाई करना नहीं चाहेंगे। There's substantial decline in the output of cabbage. Output of cabbage leading to lower supply. कैबेज का आउटपुट कम क्यों हो रहा है? तो सब्सिडी अनाउंस करने में तो आउटपुट और बढ़ना चाहिए। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर विच इज इक्वली प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर्स। हाँ, दिस लुक्स करेक्ट एक्चुअली। मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज। देखो यार, अपने को बेसिकली वो आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से कैबेज का सप्लाई कम हो रहा है। अब एक सब्स्टिट्यूट जिसका प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर, सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में एज ए प्रोड्यूसर आप कॉलीफ्लावर ज्यादा सेल करना चाहोगे रादर देन कैबेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है हाल फिलहाल के लिए। अनाउंसमेंट ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी बेटा अगर देगी गवर्नमेंट वेजिटेबल प्रोडक्शन पे तो सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, सी देकर रखा है मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज, तो फिर भी सप्लाई बढ़ना चाहिए ना कैबेज का, तो सी भी गलत है। और डी है अ सब्सटैंशियल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैप्सिकम। कैप्सिकम का प्राइस अगर कम हो जाता है, अगर हम इसे सब्सटीट्यूट माने भी तो भी इसका प्राइस अगर कम होगा तो कैबेज का सप्लाई क्या हो जाएगा? कैबेज का सप्लाई बढ़ जाएगा, कैबेज का सप्लाई कम नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, जिसकी वजह से कैबेज का आउटपुट कम हो रहा है। बेटा 107 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। The following diagram shows the relationship between price of good X and quantity demanded of good Y. क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, मतलब एक चीज क्लियर है, पॉजिटिवली स्लोप्ड ग्राफ है यानी सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अगर तुम्हारा ग्राफ बिल्कुल फ्लैट चला जाता ऐसा तो बेटा इनफाइनाइट हो जाती इलास्टिसिटी, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा ग्राफ फ्लैटर बन रहा है तो बेटा ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, जैसे दो तरह की साबुन, लक्स एंड डव, ये दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट बोली जा सकती है। ठीक है, और अगर तुम्हारा ग्राफ थोड़ा स्टीप बनता, थोड़ा खड़ा, तो ये रिमोट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं।
सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन इतने भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई कैन से कि बस एंड फ्लाइट ये सब्स्टिट्यूट है, बट दीज आर रिमोट सब्स्टिट्यूट, दीज आर नॉट वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो फ्लैट वाला ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों गुड्स कैसे हैं, दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगेन अ गुड क्वेश्चन, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, ये जो डायग्राम है ये क्या बता रहा है? अ, इसमें अपने को दिख रहा है कि डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, नहीं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, D1 से D2 की तरफ आ चुका है। ठीक है, अ चेंज इन डिमांड विच मे बी कॉज्ड बाय अ राइज इन इनकम। बेटा इनकम बढ़ती तो डिमांड बढ़ जाती नॉर्मल गुड की, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होता डिमांड कर्व अपना, तो ए तो गलत है। बी, अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व कॉज्ड बाय अ फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो जाती है तो हमारे गुड का डिमांड बढ़ जाता है, तो भी राइटवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट नहीं होता। सी, अ चेंज इन डिमांड विच इज कॉज्ड बाय राइज इन इनकम एंड द गुड इज एन इंफीरियर गुड। बेटा अगर इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड का डिमांड डेफिनेटली कम हो जाता है और तब डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए सही आंसर सी है। क्वेश्चन 110, which of the following alternatives would be true if the event presented in the following diagram occurs? अगर सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में इनमें से कौन सा सही है? अ फॉल इन वेज कॉस्ट, बेटा कॉस्ट अगर कम होती तो सप्लाई बढ़ना चाहिए था, ठीक है, लेफ्ट नहीं जाता। और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है और रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है, और कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगा, तो बी ही इसका सही आंसर है। सब्सिडी बढ़ती है तो बेटा सप्लाई बढ़ जाता है, और डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो बेटा मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व में, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस में शिफ्टिंग नहीं होता, मूवमेंट होता है, इसलिए बी वाला सही है। क्वेश्चन 111, डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड हैज शिफ्टेड टू द राइट, which of the four events would have caused the shift? नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विद द प्राइस ऑफ द गुड अनचेंज्ड। सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिर जाता है तो हमारे गुड का डिमांड कम हो जाएगा। नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व अपने को बताया जा रहा है राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये तो गलत है, इसमें तो डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बी है, अ फॉल इन द नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉमिनल गुड, नॉर्मल गुड सॉरी, नॉर सॉरी, फॉल इन नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम अगर गिर जाती है तो भी डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए ये भी गलत है, अपने को तो राइट वर्ड शिफ्ट बताना है, राइट। हाँ, फिर सी देके रखा है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड की अगर कम होती है विद द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड अनचेंज, ये सही है यार। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो जाता है तो हमारे गुड का डिमांड बढ़ जाएगा, तो दिस लुक्स करेक्ट। और डी है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। बेटा सही आंसर सी है, क्योंकि अगर नॉर्मल गुड की प्राइस कम होती है तो शिफ्टिंग नहीं होता, मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 112, इफ a roller coaster ride is a function of amusement park visit, then the price of amusement park, uh, then if the price of amusement park entry falls। बेटा रोलर कोस्टर राइड कितने लोग करेंगे डिपेंड्स ऑन कितने लोग अम्यूजमेंट पार्क विजिट कर रहे हैं। अगर प्राइस गिर जाती है अम्यूजमेंट पार्क टिकट की तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा लोग अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे और ज्यादा लोग रोलर कोस्टर राइड करेंगे। ठीक है, द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड राइजेस, राइड्स विल राइज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट, यही सही है, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये तो गलत है। देयर विल बी एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, नहीं एक्सपेंशन भी गलत है क्योंकि वो तो डायरेक्ट प्राइस से रिलेशन होता है। रोलर कोस्टर राइड की कितनी टिकट है और कितना उसका डिमांड है, जब ये पढ़ रहे होते तो अपन एक्सपेंशन कंट्रैक्शन की बात कर रहे होते। क्वेश्चन नंबर 113, in a short run supply curve is plotted for the following table, which presents price and quantity of fighter aircrafts, what will be its slope? अगर हम इसका अम, बेटा नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स कितने हैं वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, और प्राइस भले ही कितनी हो जाए,
आप नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वर्टिकल बनेगा आपका ग्राफ, वर्टिकल straight line parallel to y-axis. Quantity remains constant in this case. Question number 114 है, the average income of residents of two cities A and B and the corresponding change in the demand for the two goods is given in the following table. Which of the following statements is true? देखो सिटी ए और बी का परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम 12 और 9% देके रखा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स 6.5 एंड 5.6% है, एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड बाय -2.3 और 1.6% है इन सिटी बी, राइट। अपने को सही स्टेटमेंट बताना है, बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स इन बोथ सिटीज ए एंड बी. Percentage change in demand for good X and percentage change in demand for good Y. There are still 6 more questions to go. देखो इनकम दोनों ही सिटीज में बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो गुड एक्स की डिमांड दोनों सिटीज में बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो बेटा ये तो नॉर्मल गुड है। लेकिन गुड वाई की डिमांड इस पर्टिकुलर सिटी में कम हो रही है, तो इसके लिए ये इंफीरियर गुड है और ये पॉजिटिव रिलेशन ही रख रहा है। तो अब अपन देखते हैं, देखो बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया है। गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड इन बोथ द सिटीज, गुड एक्स दोनों ही सिटीज के लिए नॉर्मल गुड है, ये तो सही है। एंड गुड वाई इज एन इंफीरियर गुड फॉर सिटी ए, करेक्ट। गुड वाई इज एन इंफीरियर गुड फॉर सिटी ए, पहला सॉरी सेकंड वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों ही गुड्स सिटी एक्स गुड दोनों ही सिटीज के लिए नॉर्मल गुड है, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और परसेंटेज चेंज इन डिमांड का। लेकिन गुड बाय जो है वो सिटी ए के लिए इंफीरियर गुड है और सिटी बी के लिए नॉर्मल गुड है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 115 तुमको देकर रखा है, द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एंड कंज्यूमिंग एट पॉइंट बी, तुम क्या एडवाइस दोगे? बेटा वो सारी इनकम स्पेंड कर रहा है पॉइंट बी पे। तुमको पता है ना इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? इक्विलिब्रियम आता है जहां पे योर बजट लाइन इज एक्ट्स एज अ टेंजेंट टू योर इंडिफरेंस कर्व, राइट। तो अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारा बजट के बाहर आ रहा है पॉइंट, तो तुम IC2 तो अचीव नहीं कर सकते। लेकिन तुम एक बात जरूर समझो, जितना सेटिस्फैक्शन मुझे पॉइंट बी पर मिलेगा उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे ये वाले पर्टिकुलर मिड पॉइंट में मिल रहा है ऑफ दिस बजट लाइन। ये बजट लाइन के मिड पॉइंट पे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन क्यों मिलेगा? क्योंकि ये IC1 के ऊपर आ चुका है ये पॉइंट और IC2 के थोड़ा क्लोज आ चुका है, ठीक है। तो जितना सेटिस्फैक्शन मुझे पॉइंट बी पर मिलेगा या के पर मिलेगा उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे ये बजट लाइन के मिड पॉइंट में मिलेगा, क्योंकि मैं IC1 के ऊपर आ चुकी हूँ इस पॉइंट पे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मुझे पॉइंट बी से से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम दे देती हूँ पॉइंट ए, मुझे पॉइंट ए की तरफ जाना चाहिए और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है अगर मुझे, तो मुझे गुड बाय का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा और गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, you should mark this question as important one. Question number 116, which of the following statement is true about this consumer? The consumer is not maximizing his her utility at point K. वो utility maximize नहीं कर रहा है point K पर, okay. The consumer is spending her entire income on both the goods. वो अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है दोनों गुड्स पे, ये भी सही है। वो अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं कर रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देकर रखा है, कंज्यूमर गेट्स इक्वल प्लेजर एट पॉइंट्स बी एंड के, ये भी सही दिख रहा है। बी और के पे ऑलमोस्ट सेम सेटिस्फैक्शन होगा क्योंकि दोनों ही IC1 पे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही चीजें सही हैं अबाउट दिस कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाते हैं, द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम ई टू एफ, ई से एफ की तरफ अगर फॉल हुआ है प्राइस का, ई से एफ की तरफ देयर इज अ फॉल ऑफ प्राइस, तो अब क्या होगा? अगर प्राइस गिर जाती है तो बेटा जनरली कंज्यूमर सरप्लस मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले हमारा कंज्यूमर सरप्लस ये था, ए ई
आर। ठीक है, अब ये कंज्यूमर सरप्लस डेफिनेटली बढ़ गया है अगर प्राइस कम हो गई है तो। अब हमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा मिल रहा है। इट इज ए, एफ एंड सी। ठीक है, कैन यू सी दिस? हमें पहले इतने पर्टिकुलर एरिया पे ही कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा था। ए ई आर, और अब हमारा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ के हो गया है दिस पर्टिकुलर एरिया ए, एफ और सी। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस इज बेसिकली द एरिया बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड प्राइस कर्व, राइट? ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो प्राइस कर्व है दोनों ही सिचुएशन की। तो डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस बाय ई एफ जी आर। बेटा डिक्रीज तो किसी में भी नहीं हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस हमारा बढ़ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाते हैं। व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम एफ टू ई, एफ से ई की तरफ प्राइस चली गई है, एफ से ई की तरफ अगर प्राइस चली जाती है, द इंक्रीज इन द रेवेन्यू अर्न बाय द सेलर इज। बेटा अगर प्राइस बढ़ चुकी है तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस बढ़ने पे डिमांड और कम हो गई है, तो ये वाले प्राइस पे, एफ वाले प्राइस पे इतना वाज द टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट? ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल इफ यू कैन सी। और जैसे ही प्राइस बढ़ी, अब ये हो गया है टोटल रेवेन्यू, राइट? तो इंक्रीज कितना बोल सकते हैं? वी कैन से इट एज ई एफ जी आर। ये हुआ है इंक्रीज। तो इक्विवेलेंट टू द एरिया ई एफ जी आर। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 119 पर आ जाते हैं। हाउ वुड दैट बजट लाइन बी अफेक्टेड इफ द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स फॉल? बजट लाइन में अगर दोनों ही गुड्स की प्राइसेस गिर जाती हैं तो बजट लाइन वुड नॉट शिफ्ट। बेटा बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, दोनों ही गुड्स की प्राइसेस अगर गिर जाती है, द न्यू बजट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द ओल्ड बजट लाइन। द बजट लाइन मस्ट बी शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, और द न्यू बजट लाइन will have the same slope as the original so long as the prices of both the goods change in the same proportion. दोनों ही गुड्स की प्राइस अगर चेंज हो जाती है, ठीक है, तो दोनों गुड्स में कितना चेंज आ रहा है? both the goods have fallen. तो ऐसी सिचुएशन में the new budget line will have the same slope as the original so long as the prices of both the goods change in the same proportion. सेम प्रपोर्शन में अगर प्राइसेस चेंज होती हैं तो नए बजट लाइन का भी स्लोप सेम रहेगा। ये सही ऑप्शन है। बजट लाइन शिफ्ट लेफ्ट की तरफ तो नहीं होगी बेटा, प्राइस गिरने की वजह से राइट की तरफ शिफ्ट होती है। पैरेलल हो बजट लाइन पुरानी बजट लाइन के, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एंड बजट लाइन वुड नॉट शिफ्ट, ये भी गलती है, बजट लाइन शिफ्ट करेगी दोनों गुड्स की प्राइस गिरने पे। करेक्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 120, ड्यूरिंग रिसेशन इकोनॉमिक economies experience increased unemployment and reduced level of income. How would a recession likely to affect the market demand for new cars? बेटा अगर रिसेशन आ जाता है मतलब दिस इज अ डाउनफॉल इन द इकोनॉमी, और अगर डाउनफॉल है तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड अगर कम हो जाती है तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। ओके, इसके साथ ये वाला चैप्टर होता है खत्म।